गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि नई नई वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। और इसी के साथ साथ गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का अपना टॉपिक रहेगा पादप प्रजनन की क्रिया, एक्टिविटीज या प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये टॉपिक कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कृषि विज्ञान में पढ़ते हैं उसके सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बायोलॉजी या कृषि जीव विज्ञान का टॉपिक है वो रहेगा। अब अपन कृषि की बात कर रहे हैं, खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, तो इसमें पादप प्रजनन के माध्यम से उन्नत किस्मों का विकास करना, उन्नत बीजों को विकसित करना जैसा काम यहाँ पर संपादित होता है। तो अब किसान उन्नत किस्म की कोई फसल या उन्नत किस्म का कोई हाइब्रिड बीज बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो हमें इन क्रियाओं से इन प्रोसेस से क्या करना होता है, गुजरना है। ठीक है, तभी जाकर के एक उन्नत किस्म का बीज, एक उन्नत किस्म की फसल का है वो विकास होता है, हाइब्रिड फसल है वो निर्मित होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस एक्टिविटीज है जिस एक्टिविटीज के माध्यम से अपन ये कार्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फसल को हाइब्रिड बनाना है या फिर बीज को विकसित करना है तो उसमें विविधता का उत्पादन करना होगा, वेरिएशन आने बहुत जरूरी है। और वेरिएशन नहीं आएंगे, विविधता उत्पन्न नहीं होगी तो है वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस संभव नहीं होगा। तो 5 प्रक्रिया है विविधता का उत्पादन, पहला, दूसरा चयन, तीसरा मूल्यांकन इवोल्यूशन, उसका गुणन और किसानों में उसका क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना या वितरण। अब ये जो विविधता का उत्पादन है इनको अपन इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो विविधता का उत्पादन अपन कैसे कर सकते हैं। पहला है ग्रामीण, डोमेस्टिकेशन। ग्रामीण का मतलब क्या हुआ कि किसान या अपन वैज्ञानिक कोई भी एक हाइब्रिड किस्म का बीज या हाइब्रिड फसल को निर्मित करना चाहता है तो जंगली पादप प्रजाति जो वाइल्ड वैरायटी है जो जंगलों में होती है उस जंगल पादप प्रजाति को खेत में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं। ताकि हमें पता चले कि क्या वास्तव में जो जंगल में उगने वाली वैरायटी है वो कभी न कभी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो ऐसा काम किया था बीपी पाल और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने जब आपको हरित क्रांति पढ़ाई थी, गेहूं का इवोल्यूशन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एक गेहूं तो जो खेत में बोया जाने वाला होता है वो और दूसरी गेहूं की जंगली जाति, उन दोनों को आपस में क्या किया, क्रॉस करवाया था, संकरण करवा करके 6N हेक्साफ्लोर गेहूं को विकसित करके देश में हरित क्रांति का लाया गया था। तो वो फायदेमंद हो गया। तो इस प्रकार से जंगली पादप प्रजातियों को या जंगली पादप की प्रजातियों को खेत में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्रामीण कहलाती है। ठीक, दूसरा है जनन द्रव्य संग्रह। अब हमें पता नहीं है कि जो जंगल के अंदर खड़ी प्रजाति है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप उस जंगली जाति का ग्रामीण हो गया, खेत में उगा ली, उनके बाद हमें उसका जनन द्रव्य को क्या करके रखना है, संग्रहित करके रखना। जनन द्रव्य संग्रहण में आप क्या क्या ले सकते हैं, पादप उत्तक ले सकते हैं, पत्तियां ले सकते हैं, इसका पूरा जीव द्रव्य ले सकते हैं और इसके लिए इसकी जनन अंग, उनके सर, स्त्री के सर, ये भाग भी आप जनन द्रव्य संग्रहण में संरक्षित है वो करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो उसके जनन द्रव्य को लेकर के आप नई प्रकार की वैरायटी या नई प्रकार की उन्नत किस्म को विकसित है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जनन द्रव्य संग्रह, ताकि आनुवंशिक द्रव्य में पूरे समूह की जानकारी अपने को हासिल हो सके। तीसरा है पादप पुर स्थापन।
पादप प्रतिस्थापन का क्या क्या मतलब हुआ? मान लो मैं एक एग्जाम्पल बताऊं भौगोलिक वितरण के आधार पर कि ऐसी कोई पादप प्रजाति है जो अपने राजस्थान में नहीं होती, लेकिन हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे राज्यों में वो पादप प्रजाति होती है, लेकिन वहाँ होती है और अपने यहाँ के नहीं होती है, यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। तो वहाँ से उन राज्य से या किसी दूसरी जगह से उस पादप प्रजाति को ला करके दूसरी जगह पर अपने यहाँ ला करके उगाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पादप प्रतिस्थापन। ताकि हमें पता चल सके कि क्या हिमाचल प्रदेश में होने वाली फसल है वो राजस्थान में क्या सर्वाइव कर सकती है या नहीं। तो वहाँ से अपन ला करके यहाँ पर उगाएंगे, पूरे स्थापित करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है। तो इसके माध्यम से अपन उसका वेरिएशन देख लेंगे और वेरिएशन के बाद उसका क्या देख लेंगे? उत्पादन देख लेंगे, ताकि पता चल जाएगा कि उन राज्यों में उस फसल का कितना उत्पादन था और अपने यहाँ पर पूरी स्थापित करने के बाद इसका उत्पादन कितना प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से पादप प्रतिस्थापन का कार्य भी संपादित किया जा सकता है। कोई भी प्रजाति जहाँ पर वह पाई जाती है या उगाई नहीं जाती है तो उनको वहाँ से ला करके जो उगाने की प्रक्रिया है, उस उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पादप प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का मतलब आप सिंपल से समझते हैं कि कोई उन्नत किस्म की फसल है और उन उन्नत किस्म की फसल का आपस में क्रॉस दोनों के लक्षणों को एक कर, दोनों के लक्षणों को एक करके एक उन्नत किस्म की प्रजाति को विकसित करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, जो पादप प्रजनन की सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस मानी जाती है। मान लो एक ए स्पीसीज है, दूसरी क्या है? बी है। अब बी ए में लंबेपन का गुण है और बी में बोनेपन का गुण है। ठीक है, तो अब इनमें लंबेपन का, इनमें बोनेपन का, इनमें बोनेपन है लेकिन इसका मान लो भुट्टा कैसा है? छोटा है, सॉरी लंबा है। क्या है? लंबा है। और ये प्लांट लंबा है लेकिन इसका भुट्टा कैसा है? छोटा है। तो इन दोनों के लक्षणों को आपस में इंटरकन्वर्स यानी कि ए के लक्षण बी में और बी के लक्षण ए में डाल करके एक नई पादप प्रजाति जिसका अपन कहते हैं ए बी प्रजाति को विकसित करना, जो आगे जाकर के आपकी F1 पीढ़ी को है वो प्रदर्शित करेगा और यही प्रजाति फिर आगे जाकर के आपके खेत में सर्वाइव करके अच्छा उत्पादन है वो दे सकती है। इस प्रकार ए और बी के दोनों को लक्षण को इंटरकन्वर्स करके आपस में करके एक लक्षण की एक उन्नत किस्म की प्रजाति को विकसित करने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत सारी उन्नत किस्में हैं वो बहुत सारे क्रॉप विकसित की जा चुकी है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का आप सिंपल सा शब्द समझते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी जीव जंतु में या किसी भी पादप प्रजाति में सडनली अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये होने वाले उत्परिवर्तन, अचानक होने वाले किसी भी फसल में, किसी भी क्रॉप में चेंजेस वो हो सकता है फायदेमंद भी हो सकता है हानिकारक भी हो, लेकिन पादप प्रजनन की क्रिया में उत्परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण रोल है। कभी कभी क्या होता है कि इतने बड़ा चेंजेस हो जाता है क्रॉप में, फसल में, और वो होने वाला परिवर्तन है वो बहुत ही बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है, जिसके माध्यम से इसका उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका उत्परिवर्तन या सिंपल शब्दों में अपन इसको कहते हो म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसी जीव के किसी लक्षण में, किसी जीव के किसी लक्षण में सडनली आकस्मिक या वंशानुगत होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये उत्परिवर्तन है वो कभी कभी फायदेमंद भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा है बहुगुणिता या इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी लेवल, पॉलीप्लॉइड या बहुगुणिता। बहुगुणिता का मतलब क्या है? सिंपल सा है, पादपों ये जो बहुगुणिता का गुण है ये मुख्यतः किसमें देखने को मिलता है? पादपों में पाया जाता है। ठीक है, पादपों जैसे कि n + n 2n 2n + n
3n प्लस n, 4n प्लस n, 5n। तो इस प्रकार से बहुत सारे n गुणसूत्रों की संख्या को अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पादप प्रजाति में दूसरे पादप के गुणसूत्रों को ऐड करके इसका लेवल बढ़ाया जा सकता है, जिसे बहुभुमिता या पॉलीक्लोनिक कहते हैं। तो सिंपल आप परिभाषा लिखना चाहें तो किसी भी जाति की कायिक कोशिका में, किसी भी जाति की कायिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, किसी जाति की कायिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न या अधिक, किसी भी में गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न या 2n से अधिक, 2n से अलग या 2n से अधिक होने के गुण को बहुगुणिता कहते हैं। और बहुगुणिता के माध्यम से पादपों में, क्रॉप में, फसलों में बहुत सारे उपयोगी गुण निर्मित किए जा चुके हैं। और ऐसा ही एग्जाम्पल है 6n हेक्साप्लॉइड वीट, ठीक है। 6n 42 गुणसूत्र वाला जो वर्तमान समय में अपन चपाती बना करके गेहूं खाते हैं, वो बहुगुणित गेहूं या पॉलीक्लोनिक वीट भी कहलाता, हेक्साप्लॉइड वीट के नाम से जानते हैं। यानी कि 6n क्या है, 2n से भिन्न है, और 2n से गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 4n इज इक्वल टू 42, 42 गुणसूत्र। तो 2n से 4n ज्यादा और ज्यादा होने वाला गुण यहाँ पर क्या कहलाता है, बहुगुणिता या पॉलीप्लोइडी कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, या इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आप इतना सारा अपने प्रोसेस ये काम संपादित कर लिया, तो इसमें जीन लेवल तक किसी भी पादप प्रजाति का उपयोगी जीन है, किसी मान लो ए फसल है, एक बी फसल है, ए में कोई उपयोगी जीन है और बी में वो नहीं है, लेकिन बी की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें बी में नहीं, ए में नहीं है, तो ए के जीन को लेकर आप बी में स्थानांतरित कर लो। तो इस प्रकार से जीनों का, कृत्रिम जीनों का निर्माण करना और कट एंड पेस्ट, काटना, छांटना और दूसरे जीवों में स्थानांतरण करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जो अपन बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल से इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब ये सब जो थी विविधता में, विविधता का उत्पादन और वेरिएशन करके नए क्रॉप को है वो निर्मित हम क्या कर सकते हैं। अब इतना सारा अपने विविधता का उत्पादन कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद हमें उसका क्या करना, चेन, सिलेक्शन करना। और सिलेक्शन किसका करना, उन्नत किस्म के बीजों का, उन्नत किस्म की फसलों का, ताकि हमें अधिक से अधिक इसका उत्पादन प्राप्त हो सके। चयन करेंगे, चयन करने के बाद उसको क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन हम समझो, मूल्यांकन इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन में क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि भी वास्तव में जो अपने उन्नत किस्म की कोई फसल विकसित की है वो पहले वाले की तुलना में अधिक उपज देने वाली है या नहीं। तो ये तुलना कई स्थानों पर 2 से अधिक वर्षों तक उपज परीक्षण के माध्यम से, हाइब्रिड लाइन के माध्यम से वो की जाती है। यानी कि जो आप उन्नत किस्म की फसल बना रहे हैं उसकी लाइन तैयार की जाती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5, 6, 7, 8, 10 वर्ष तक एक काम है, प्रोसेस चलता रहता है। और फिर देखते हैं हाँ भाई अच्छा उत्पादन है, तभी उसका क्या करेंगे, गुणन करेंगे। गुणन का मतलब समझे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि उनके मान लो पहले 5 किलोग्राम अपने पास बीज थे, उस 5 किलोग्राम बीज को अपने खेत में बोए, 5 किलोग्राम से अपने के पास 100 किलोग्राम बीज बढ़े, तो 100 किलोग्राम बीज को एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान होते हैं, उस संस्थान में इस बीजों का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है कि बीज का तुम क्या करो, गुणन करो, मल्टीप्लिकेशन करो। जब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब इसकी सफलता हासिल हो जाती है कि हाँ अच्छा उत्पादन करती है, क्योंकि इधर से अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छा उत्पादन हमें मिल रहा है, तो लास्ट टाइम फाइनल में इसका वितरण किया जाता है इसको किसान। और किसानी कृषि का आधार, किसानी कृषि का आधार है। तो इतनी सारी मात्रापूर्ति करने के बाद फिर बीजों का या उन्नत फसलों का वितरण किसान को किया जाता है, और किसान अपने खेत में बो करके देश की उत्पादकता, अनाज की उत्पादकता को पूरा करने का कार्य संपादित
है। तो ये समस्त काम पादप प्रजनन की क्रिया के माध्यम से संपादित किया जाता है और किसी भी नई हाइब्रिड किस्म की फसल को नए उन्नत गुणवत्ता वाले बीजों को निर्मित करने से संबंधित ये क्रियाएं अपनाई जाती है। अब कल अपन ग्रामीण जनन संग्रह, पादप पुनर्स्थापन, संकरण, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइड और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कशन है वो करेंगे कि ग्रामीण के अंदर पर क्या करेंगे, फिर जनन द्रव्य संग्रह में क्या करेंगे, जनन द्रव्य संग्रह के कौन से संस्थान कार्य करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में अपन कल के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज आपको मैंने बता दी पादप प्रजनन की क्रिया कि किसी भी पादप